बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिफ्लेक्ट एंड शाइन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कार्नट इंजन एंड कार्नट्स थ्योरम। सबसे पहले कार्नट इंजन का देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्किंग करता है, फिर कार्नट थ्योरम को डिफाइन करेंगे और इस कार्नट इंजन की वर्किंग के लिए साइक्लिक प्रोसेस कौन सा है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। 1840 के अंदर इन 1840 सबसे पहले सादी कार्नट ने आइडिया प्रेजेंट किया था यूजिंग द टू प्रोसेस, जिसमें एक उसने लिया था आइसोथर्मल एंड द सेकंड वन इज आइडियाबैटिक। स्टूडेंट्स, उसने कंसेप्ट लिया था आइडियल इंजन का। आइडियल इंजन लेने की वजह क्या है कि ये इंजन बेसिकली आपके पास एक रिवर्सिबल इंजन है और इसके अंदर कोई आमतौर पर वेस्टफुल एनर्जी जो है वो मौजूद नहीं होती फ्रिक्शन एटसेट्रा की वजह से। तो कार्नट की इंजन की जो वर्किंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कार्नट साइकिल को डिस्कस करते हैं। कार्नट साइकिल स्टूडेंट्स, ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर प्रोसेस 2 ही हैं, एक जैसे हमने पहले बात की कि आइसोथर्मल है और दूसरा है आइडियाबैटिक, लेकिन स्टेप्स कितने हैं? 4। सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट्स वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब स्टूडेंट्स, हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर आइडियल गैस पड़ी हुई है, इसके साथ एक फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है, इसकी जो वॉल्स हैं वो सारी की सारी इंसुलेटेड हैं, लेकिन इसकी ये जो बेस है ये कंडक्टिंग बेस है। अब अगर हम इसको टेम्परेचर देंगे, इसकी एक्सपेंशन करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये पहले यहाँ पे था, अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया, तो इस पिस्टन की मूवमेंट बेसिकली इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज। अब ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है आइसोथर्मली। तो अब आपको पता है कि आइसोथर्मल ऐसा प्रोसेस है जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर हम कंसीडर कर लें कि ये जो प्रोसेस स्टार्ट किया गया स्टूडेंट्स, इसकी जो हीट है सोर्स की वो हम कंसीडर कर लेते हैं Q1 है और इसका जो टेम्परेचर है T1। जब आपने ये प्रोसेस स्टार्ट किया, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वैल्यू Q1 एंड T1। आपने ये प्रोसेस स्टार्ट किया, एक्सपेंशन हुई, एक्सपेंशन कर रहे हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल एक्सपेंशन करने का मतलब यह है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है कि इस प्रोसेस, इस स्टेप के अक्रॉस टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट, जो कि हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकें। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक्सपेंशन हुई है, तो डेफिनेटली देयर विल बी द लॉस ऑफ हीट। तो हीट जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी, दैट विल बिकम Q2, जो कि सिंक की हीट है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि Q1 ये है आपके पास सोर्स की हीट और टेम्परेचर इसके साथ एसोसिएटेड, और Q2 जो है ये आपके पास है सिंक या कोल रेजर्वायर, जो कि आपने हीट इंजन में डिस्कस किया था। अब इस प्रोसेस को अगर हम कर्व से दिखाना चाहें तो स्टूडेंट, ये A से B कर्व है। आप ये देखें, ये जो एरो है ये डाउनवर्ड, तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो ये बेसिकली एक्सपेंशन हो रही है। A से B कर्व जो है हमें एक्सप्लेन कर या ड्रा किया गया है फॉर द आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और इसको हम नाम देंगे आइसोथर्म का। अब जब पॉइंट बी के ऊपर यहाँ तक आपकी एक्सपेंशन होगी, इस स्टेप के अक्रॉस आपका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह रहा है। टेम्परेचर आपके पास है पॉइंट बी के ऊपर, टेम्परेचर है T1, लेकिन हीट चेंज होके हो गया Q2। सो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो है ये हम शो कर रहे हैं फ्रॉम द कर्व AB, और इसमें आपके पास हीट आ गई Q2 और टेम्परेचर है T1। दूसरा स्टेप है स्टूडेंट यहाँ पे जो इन्वॉल्व होगा वो है आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो ये ऑर्डर याद रखना है कि पहले दोनों एक्सपेंशंस ही हैं। अब इसी गैस को, ये जो हमने एक्सपेंशन की थी, इसी गैस को हम फर्दर एक्सपेंड कर रहे हैं, और इस फर्दर एक्सपेंशन के लिए हमने प्रोसेस जो रखना है वो आइडियाबैटिक है। मतलब ये है कि अब टेम्परेचर वेरी हो सकता है, लेकिन सिस्टम के अंदर हीट इन्वॉल्व या उससे रिलीज जो है हीट वो 0 होगी। तो अब ये आपके पास स्टूडेंट्स था पॉइंट बी पे। आप अब यहाँ पे आपके पास जो चेंज इन हीट है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? 0। तो अगर आपके पास Q2 था तो ये हीट यहाँ पे भी क्या रहेगा? Q2। अब क्योंकि ये एक्सपेंशन हुई है, B से C के लिए हम बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन हुई है, तो इन दैट केस आपका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा? T2, टेम्परेचर
कम हो गए, जैसे हमने सो डेल्टा क्यू हो गया आपके पास, यानी हीट जो है वो सेम रहेगी, हीट कांस्टेंट रहेगी, तो ये Q2 हो गया। अब ये आपके पास जो एक्सपेंशन है, आप ये देखें तो ये कर्व B से C जो है ये बड़ी शार्प है, स्टीपर कह लें, इसलिए क्योंकि हमने आडियाबैटिक प्रोसेस में ये बात डिस्कस की थी कि ये रैपिड प्रोसेस होता है। सो हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे ये कर्व्स शो कर रही है आपके पास B to C, और इसके अक्रॉस आपका जो हीट है वो Q2 है और टेम्परेचर हो गया T2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो स्टेप है, थर्ड स्टेप, वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन। स्टूडेंट आइसोथर्मल कंप्रेशन मतलब ये है कि अब प्रोसेस रिवर्स हो रहा है, क्योंकि हमने स्टार्ट में बात की थी कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है जो हम कार्नेट साइकिल ले रहे हैं। सो B से D, अब ये देखें ये एरो है अपवर्ड, और जैसे जैसे आप देखते हैं कि आप इस तरफ मूव करेंगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि कंप्रेशन हो रही है, और वो भी आइसोथर्मल। मतलब ये है कि C से D जो कर्व है इसके अक्रॉस टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इस केस में भी दोबारा से टेम्परेचर है कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट वेरिएशन होगी। अब क्योंकि इसके ऊपर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, हीट आपकी जो है वो अब इंक्रीज होगी, वापस सोर्स की तरफ जाएगी, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये Q2 जो है जब ये यहाँ पे आया तो ये आपके पास है Q1, टेम्परेचर क्योंकि मेंटेन रहेगा तो ये T2 रहेगा। सो इस कर्व के अक्रॉस जो कि आपके पास है आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं CD कर्व से, और इसमें जो हीट है वो है स्टूडेंट्स Q1 और टेम्परेचर है T2 क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रहना। अब इसमें जो फोर्थ स्टेप है स्टूडेंट वो है आडियाबैटिक कंप्रेशन का। फोर्थ स्टेप आडियाबैटिक कंप्रेशन। अब यहाँ पे D से A की जगह जा रहे हैं, तो अब इसमें जो फोर्थ स्टेप है वो आपके पास आ गया कंप्रेशन का, आडियाबैटिकली होगा। इन दैट केस टेम्परेचर वेरिएशन पॉसिबल है लेकिन हीट जो है वो चेंज नहीं हो सकती। तो इस कर्व के अक्रॉस जो कर्व है आपके पास फ्रॉम D टू A, ये वाली जो अब ये भी देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा स्टीपर है, एरो अपवर्ड है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो कंप्रेशन है आइडियाबैटिकली, क्योंकि आपको पता है आइडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसके अंदर एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन वो रैपिड होता है, या आप कह लें कि बहुत क्विक प्रोसेस होता है। तो इन दैट केस आपका स्टूडेंट जो Q1 था हीट वो तो सेम रहेगा क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन टेम्परेचर आपके पास आ गया T1। तो ये प्रोसेस था। आप ये देखें स्टूडेंट्स, वापस जब यहाँ से आप आए A के ऊपर, सो ये Q1 और T1, आप ज़रा गौर करें तो ये आपके पास इनिशियल पॉइंट्स हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो बेसिकली जो कार्नेट साइकिल है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी चेंज है यानी डेल्टा U, ये आपके पास क्या होगा, 0। और जो हीट वेरिएशन है, जो हीट डिफरेंस है, वो आप लिखेंगे Q1 माइनस Q2, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू Q। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्योंकि एक्सपेंशन भी हो रही है, कंप्रेशन भी हो रही है, तो वर्क डन भी आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, और वर्क डन यहाँ पे आप उससे सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे W से। अब हम देखते हैं कि कार्नेट इंजन जो इस प्रोसेस के ऊपर, इस कार्नेट साइकिल की वर्किंग के ऊपर काम करता है, उसकी एफिशिएंसी क्या है। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पूरे एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस है, जो गैस है, वो वापस अपनी इनिशियल स्टेजेस के अंदर आ गई। तो इन दैट केस आप कह सकते हैं कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो है 0। सो एफिशिएंसी कैलकुलेशंस के लिए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है ये मेंटेन किया गया है, इसलिए कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जितने भी प्रोसेस, यानी साइकिल के अंदर जितना प्रोसेस था वो सारा का सारा परफेक्टली रिवर्सिबल था। और जैसे हम बता चुके हैं कि डेल्टा U इक्वल होगा 0 के, क्योंकि जो वर्किंग सब्सटेंस है वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट के अंदर आ गया। सो जो नेट वर्क डन ड्यूरिंग वन साइकिल है दैट शुड बी इक्वल टू द एरिया इनक्लोज बाय द पाथ ABCD ऑफ PV डायग्राम, यानी जो साइकिल बनाया था हमने, ये साइकिल, ये वाला जो साइकिल है, इसके अंदर ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है और PV ग्राफ का, वो वर्क डन के इक्वलेंट होगा।
सो नेट हीट Q अब्जॉर्ब ड्यूरिंग वन साइकिल, वो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं Q, जो नेट हीट अब्जॉर्ब होगी इस पूरे एक साइकिल के अंदर, वो होगी डिफरेंस ऑफ द हीट ऑफ द सोर्स टू द सिंक। तो हम इसे लिख रहे हैं Q1 माइनस Q2। हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट थी दैट Q वॉज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। सो डेल्टा U आपके पास 0, तो ये इक्वेशन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी Q इज इक्वल टू 0 प्लस W। हम यहाँ पे ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, Q की जगह पे Q1 माइनस Q2 पुट कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ गया Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W। एफिशिएंसी किसी भी इंजन की जो ईटा है वो आपको पता है स्टूडेंट्स इक्वलेंट होती है आउटपुट या वर्क डन ओवर इनपुट। तो आप इसे कह सकते हैं आउटपुट, जो आप कह लें कि यहाँ पे वर्क है, डिवाइडेड बाय द इनपुट, जो यहाँ पे आपके पास एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी। तो ये इक्वेशन आपके पास स्टूडेंट्स बन जाएगी कुछ इस तरह से, W ओवर Q1। तो स्टूडेंट्स ईटा जो है एफिशिएंसी वो आपके पास आ गया W ओवर Q1। इसमें वैल्यूज पुट करके देते हैं। W की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है Q1 माइनस Q2, और जो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। Q1 सेपरेट लिखा जाएगा दोनों के डिवीजन में, ये आपके पास आ गया Q1। सो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस Q2 ओवर Q1। अगर आप परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम इसके साथ 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा ये परसेंटेज एफिशिएंसी। द एनर्जी ट्रांसफर इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कि कंप्रेशन या एक्सपेंशन हो सकता है, इज प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। सो स्टूडेंट Q1 प्रोपोर्शनल है T1 के, और Q2 दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू T2। सो ये जो पर आपके पास एफिशिएंसी की इक्वेशन है, इसे आप इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिख सकते हैं। सो ईटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1। और अगर आप परसेंटेज में इसे लिखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, 1 माइनस T2 ओवर T1 इंटू 100। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो T1 है ये टेम्परेचर है सोर्स का, या आप इसे कह सकते हैं हॉट रिजर्वायर का, तो ये डेफिनेटली हाई टेम्परेचर होगा। और T2 जो है ये आपके पास सिंक का टेम्परेचर है, या आप इसे कह सकते हैं कि ये कोल्ड रिजर्वायर का है, तो ये आपके पास लो टेम्परेचर होगा। तो आप इसे TH और TL से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस TL ओवर TH और मल्टीप्लाई बाय 100। कि इस इक्वेशन से आप देखें तो जो कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी है वो सारी की सारी डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर, जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है हॉट रिजर्वायर का और कोल्ड रिजर्वायर का। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि क्या कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है। अब एफिशिएंसी स्टूडेंट 100% हो उसके लिए इस फैक्टर का 1 होना ज़रूरी है, यानी 1 इंटू मल्टीप्लाई जब 100 होगा तो तब ये आपके पास 100% एफिशिएंसी आएगी। अब यहाँ पे फैक्टर 1 कब आ सकता है, जब आपका T2 या लो टेम्परेचर जो है जिसे आप TL भी कह रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली हो 0 केल्विन, जिसको हम एब्सोलूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। ये टेम्परेचर स्टूडेंट्स अटेन करना ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी वो 100% कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो कार्नेट इंजन है ये हमें एफिशिएंसी की हाईएस्ट वैल्यू दे सकता है। आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास अपर लिमिट जो है एफिशिएंसी की वो सेट करके देता है। सो अपर लिमिट आप कह सकते हैं एफिशिएंसी की कार्नेट इंजन वो सेट करके देता है। अब स्टूडेंट दूसरी बात ये है कि कोई भी हीट इंजन कार्नेट इंजन से ज़्यादा
एफिशिएंसी नहीं दे सकता। आप ये कह सकते हैं कि नो प्रैक्टिकल इंजन कैन बी परफेक्टली रिवर्सिबल एंड आल्सो एनर्जी डेसिपेशन, यहाँ पे हम उसे रिमूव नहीं कर सकते। सो कार्नेट थ्योरम स्टूडेंट्स क्या कहता है? कार्नेट थ्योरम स्टूडेंट्स ये कहता है कि अगर हमारे पास दो इंजन है, इसको हम कह लेते हैं ये है कार्नेट इंजन और इसको कह लेते हैं कि ये है रियल इंजन। तो इसका टेम्परेचर T1 सपोज कर लेते हैं, ये स्टूडेंट है 500 या 500 केल्विन ले लेते हैं। इसका टेम्परेचर स्टूडेंट्स ले लेते हैं 400 केल्विन। सिमिलरली अगर हम इसका टेम्परेचर भी ले रहे हैं 500 केल्विन और इसका टेम्परेचर ले रहे हैं ये T1 और इसका जो लो टेम्परेचर है वो ले रहे हैं 400 केल्विन। तो अब आप देखें इन दोनों इंजन्स का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 केल्विन। मतलब ये है कि ये दोनों इंजन, कार्नेट इंजन और रियल इंजन, ये दोनों सेम टेम्परेचर्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। तो इन दैट केस जो एफिशिएंसी है कार्नेट इंजन की, दैट विल बी ग्रेटर देन द रियल इंजन। तो कार्नेट थ्योरम एक ये है कि नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन द कार्नेट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स। इसके अलावा जो दूसरी स्टेटमेंट है कार्नेट की, या आप कह सकते हैं कि हम उसको डिफरेंट लें, तो हमारे पास स्टूडेंट्स अगर हम ये ले लेते हैं, इसे हम कह लेते हैं कि ये कार्नेट C1 है, ये कह लेते हैं इसको C2 कह लेते हैं और इसको स्टूडेंट कह लेते हैं कि ये C3 है। ये बेसिकली तीन इंजन्स हैं कार्नेट इंजन। आप इससे 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। तो हम कह लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल A है, ये B है और इसको C कह लेते हैं। ये सारे के सारे सेम टेम्परेचर्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस इन तीनों इंजन्स का वो सेम है। अगर फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं, ये है 1000 केल्विन, तो इसके लिए भी ये 1000 होगा, इसके लिए भी 1000 होगा T1 इन सारों का। और T2 अगर हम ले लेते हैं कि ये आपके पास है 500, इसका भी 500 होगा और इसका भी 500 होगा। तो स्टूडेंट्स कार्नेट ये कहता है कि ये जो तीनों इंजन्स हैं, स्टूडेंट्स कार्नेट ये कहता है कि ये जो तीनों इंजन हैं जो कि सेम टेम्परेचर्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, तो इन सारों की एफिशिएंसी यानी कि एफिशिएंसी ऑफ द इंजन ए, हम इसे लिख लेते हैं A, दैट विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ द B एंड दैट विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ द C। मतलब ये है कि ये जो कार्नेट इंजन है ये इंडिपेंडेंट है वर्किंग सब्सटेंस के। इसकी जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड नहीं करती कि इसके वर्किंग सब्सटेंस कौन सा है, ये सिर्फ डिपेंड करती है डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर के ऊपर। सो आपकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स ये था 1 - T2 over T1। तो अगर आप एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये T2 जो है स्टूडेंट, ये जो T2 है ये नॉर्मली T2 आपके पास रूम टेम्परेचर होता है, इसे आप कम नहीं आमतौर पे कर सकते। अगर आप एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हैं तो इन दैट केस स्टूडेंट्स आपको जो सोर्स का टेम्परेचर है वो इंक्रीज करना पड़ेगा।